इससे पूर्व की क्लासेस में हमने 69th के और 68th के पेपर को देखा था, बस हमने ऐसे ही देखा था कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी हिस्ट्री से किस प्रकार के, ज्योग्राफी से कैसे होंगे, पॉलिटी से प्रश्नों की संख्या, साइंस, करंट अफेयर्स। लेकिन आज के सेशन में जो है चर्चा हमारी विस्तार से होने वाली है प्रश्नों पर। मैं बीपीएससी में 2 सब्जेक्ट कवर कराऊंगी, बिहार स्पेशल और हिस्ट्री। बाकी के टीचर अपने अपने सब्जेक्ट को कवर कराएंगे, यानी कि जो टीचर जिस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा उसके प्रीवियस ईयर वही सॉल्व कराएंगे। तो मैं 2 को कराऊंगी, तो जिसमें से एक आज हम हिस्ट्री पे चर्चा कर रहे हैं। तो स्क्रीन पे जो पहला प्रश्न है वो ये कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? ए बैल, बी घोड़ा, सी हाथी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस बार के पेपर में यानी 69th का जो पेपर था उसमें से डी में बहुत सारे ऑप्शंस में ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये कई जो प्रश्न हैं इनके डी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा की थी तो हमने चर्चा की थी कि यहाँ के मुहरों पर, मृदभांड पर कुछ चित्र अंकित थे पशुओं के। तो इन पशुओं में आपको बैल की आकृति मिलेगा, कुबर वाला जो सांड था उसकी आकृति मिलेगी, कुबर वाला बैल हुआ, सांड हुआ, हाथी की आकृति मिलेगी, हिरण की आकृति मिलेगी, बाघ की आकृति मिलेगी। पर 2 आकृतियां हमें नहीं देखने को मिलती है, जिसमें एक आपको शेर की आकृति यानी शेर की चर्चा नहीं मिलती है। इसके अलावा घोड़े की चर्चा जो है नहीं मिलती है। और विद ऑप्शन देखा जाए तो बैल दिया हुआ है, तो बैल के चित्र अंकित होते थे मोहरों पे, मृदभांडों पर भी इनका अंकन मिला है। बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है तो बैल थे कह सकते हैं। हाथी के भी साक्ष्य मिले हैं क्योंकि हमें टेराकोटा से बनी हुई मूर्तियों में बैल की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। लेकिन घोड़े के पालने का जो है साक्ष्य कहीं नहीं प्राप्त हुआ, ना ही मृदभांडों पर, मुहरों पर कहीं भी जो है इनका अंकन मिला। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो घोड़ा। एक बात याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से भले ही घोड़े के पालने के साक्ष्य नहीं मिले हैं कि वहां के जो लोग थे घोड़े को पालतू बनाते थे, लेकिन घोड़े की अस्थियां यानी जो हड्डियां होती है उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हमें होते हैं गुजरात के सुरकोटदा से। सुरकोटदा है कहाँ? तो याद रखिएगा गुजरात में है सुरकोटदा, और यहां से अश्व अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त। और ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है कि जो बाहरी आक्रमण किए गए थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों में माना जाता है कि बाहरी आक्रमण भी एक था। जैसे प्राकृतिक तो था ही आपदा, लेकिन एक बाहरी आक्रमण माना जाता है। कई जगह कहा जाता है कि आर्यों ने आक्रमण किया था, लेकिन इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि आर्यों ने आक्रमण किया था। लेकिन जो बाहरी आक्रमण हुए थे तो शायद उनके द्वारा अश्व जो है सेना में प्रयोग किए गए होंगे, और जो अश्व यहाँ मारे गए हों उन्हीं की अस्थियां प्राप्त हुई हो। तो ये बिल्कुल क्लियरली याद रखिएगा कि यहाँ से घोड़े के पालतू होने के साक्ष्य भले ही नहीं मिले हैं, पर सिंधु घाटी सभ्यता से अश्व यानी घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और वो भी गुजरात के सुरकोटदा से। बाकी बैल, हाथी, सांड की बात की जाए, हिरण की बात की जाए, ये सभी जो है बाघ, मुहरों पर, मृदभांडों पर इनका अंकन जो है मिला है। गाय का भी नहीं मिलता हमें सिंधु घाटी सभ्यता में, ना शेर का कहीं मिलता है और ना घोड़े का कहीं मिलता है। ये यहाँ तक याद रखिएगा, क्योंकि गाय जो है सबसे पवित्र पशु जब माना गया वो वैदिक सभ्यता में माना गया था, और वो विनिमय का साधन भी थी गाय। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है?
कई बार चर्चा हुई है हमारी यूनेस्को पर। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोई जो इमारतें होती हैं पुरानी उन्हें अपनी सूचियों में शामिल करता है। तो ये प्रश्न डायरेक्टली हिस्ट्री से नहीं है पर कुछ हिस्ट्री के ही कीले हैं, इसलिए मैंने इसे हिस्ट्री में रख लिया है। इसे हम जीके जीएस के अंतर्गत रखते हैं ऐसे प्रश्नों को। तो यूनेस्को में कौन सा एक जो है शामिल नहीं है? प्रश्न में मेन पॉइंट जो ध्यान देना है नहीं पर। ए कुतुब मीनार, बी लाल किला, सी इंडिया गेट, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तीनों दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार जिसकी नींव किसने रखी थी? गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन पूरा किसने करवाया था? तो पूरा करवाया गया था इसे ऐबक द्वारा, ऐबक नहीं, इल्तुतमिश द्वारा, और उसके बाद के 2 शासकों ने मरम्मत का कार्य कराया था। तो इसे जो है कुतुब मीनार को याद रखिएगा यूनेस्को में शामिल किया गया है। इसके अलावा लाल किला को भी, जो कि शाहजहां द्वारा बनवाया गया है दिल्ली में, लाल किला को भी 2007 में जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है। इंडिया गेट याद रखिएगा यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन सी इज राइट, इंडिया गेट जो है यूनेस्को में शामिल नहीं है। एक बात याद रखिएगा, जब प्रश्नों में उपर्युक्त में से कोई नहीं दिया होता है तो कंफ्यूजन थोड़ा सा ज्यादा होता है कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है 4 ऑप्शन है तो कोई एक ना एक सही होगा, ये कंफर्म है। बट जब एक दे देता है उपर्युक्त में से कोई नहीं तो डाउट ये होने लगता है कि कहीं एक कोई भी ना सही हो। पर याद रखिएगा ये जवाब जो है 150 क्वेश्चन में से बहुत कम क्वेश्चन के ही होंगे कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि एग्जामिनर ज्यादा एग्जाम्पल जो देगा ऑप्शन तो वो देगा उसमें से कोई एक सही होगा। पर ऐसा नहीं कि किसी का नहीं, लेकिन बहुत कम में ऐसे जवाब होंगे उपर्युक्त में से कोई नहीं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य, विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी कि किसमें स्तूप भी आपको देखने को मिलेगा, चैत्य भी और विहार भी। प्राचीन भारत इतिहास के अंतर्गत हमने कई बार स्तूप, चैत्य और विहार पर चर्चा की है, और खासकर कब, जब हम बौद्ध की बात करते हैं या फिर मौर्य कला की बात करते हैं। पिछली जो हमारी बौद्ध से और मौर्य डायनेस्टी से क्लासेस हुई उसमें हमने चर्चा की थी इसके बारे में। तो चैत्य होता है प्रार्थना स्थल होता है, जहां पर जो भिक्षु होते हैं या आजीवक, यानी बौद्ध भिक्षु हुए या फिर जो आजीवक होते हैं वो वहां पर ईश्वर को प्रार्थना करते हैं। विहार होता है उनके रहने का स्थान यानी निवास गृह, जिसे आम भाषा में मठ कहा जाता है। आप सुनेंगे कि मठों में रहते हैं साधु तो मठ शब्द कहा जाता है। और स्तूप का निर्माण कब कराया गया था? महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात, जब उनकी अस्थियों को यानी शरीर के अवशेषों को 8 स्थानों पर रखकर सर्वप्रथम स्तूपों को निर्माण कराया गया था। और उन्हीं स्तूपों को आज के डेट में जैसे सांची का हुआ या फिर कुछ फेमस जो स्तूप हैं वो पर्यटन के लिए बहुत फेमस हैं। तो स्तूप का भी संबंध जो है उन्हीं से है। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध इन तीनों से है? ए आजीविक संप्रदाय, नॉट आजीविक, आजीवक होता है आजीवक संप्रदाय, बी वैष्णव संप्रदाय, सी बौद्ध धर्म और डी शैव संप्रदाय। निम्न में से किससे? तो मैंने पहले ही कहा कि जब हम बौद्ध के बारे में पढ़ते हैं तब इसकी चर्चा बार बार करते हैं। और ऑप्शन बी सी इज बौद्ध धर्म, तो बुद्धिज्म से संबंधित है स्तूप, चैत्य और विहार। बिहार में नागार्जुन और बराबर की पहाड़ियों पर बने हुए कुछ विहार फेमस हैं। चैत्य में महाराष्ट्र का जो कार्ले का चैत्य है वो बहुत फेमस चैत्य है। और स्तूप तो कई जगह हैं, जिसमें से सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में फेमस है। साधना सी जवाब होगा, बट प्लीज प्रश्न कौन सा है उसका नंबर के साथ लिखे कि क्वेश्चन नंबर किसका सी होगा, वैसे कंफ्यूज क्रिएट होता है।
नेक्स्ट है भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी का क्या है? सॉरी, बिहार में सूजनी क्या है? अच्छा, आपका सही है, बहुत सही। एक प्रकार का कांच का बर्तन, यानी जो कांच के बने हुए बर्तन होते हैं वो क्या सूजनी कहलाता है। एक धातु शिल्प, यानी धातु से बना हुआ कोई कला जो होता है, शिल्पकारी करके कुछ भी बनाया गया। एक प्रकार की कढ़ाई या एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन, मृदभांड, किससे संबंधित है? अगर आप में से कोई भी बिहार से होगा तो उसने जरूर सुना होगा, बिहार या पूर्वांचल से अगर होंगे तो आपने सुजनी नाम पढ़ा होगा। वैसे ये प्रश्न अगर कहा जाए तो आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है। वैसे हम अलग से स्टेट पीसीएस में आर्ट एंड कल्चर को नहीं पढ़ते हैं, पर ये प्रश्न जो है सीधे सीधे आर्ट एंड कल्चर से है। सूजनी जो होता है, यहाँ पर कपड़ों से डिजाइन, कढ़ाई का काम किया जाता है। उन जो कपड़ों का प्रयोग चादर के रूप में भी किया जाता है, टेबल सजाने या कई तरह के सजावटी में उनका प्रयोग होता है, जैसे टेबलों पे सजाना, तो वो सूजनी कहलाता है। जी बिल्कुल, तो एक प्रकार की कढ़ाई जो होती है वो सूजनी कहलाती है, ये याद रखिएगा। और शायद यूपीएससी या किसी भी एग्जाम में एक बार ये प्रश्न इस तरह का पूछा भी गया है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप जानते हैं कि बिहार में बौद्ध धर्म के लिए शिक्षा का केंद्र माना जाता था। उस समय बिहार प्राचीन समय काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र था। यहीं पर विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा, इसके अलावा विक्रमशिला, उदंतपुरी सब आपको देखने को मिलेंगे। गुप्तों द्वारा बनाया गया नालंदा विश्वविद्यालय और पाल शासकों द्वारा बनाया गया विक्रमशिला उदंतपुरी विश्वविद्यालय था। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे विक्रमशिला से पूछा गया है। पूछा, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना ये है कि निम्न में से गलत कौन है। हमेशा प्रश्न में ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है एस्पेरेंट कर जाते हैं, क्योंकि हम सही से नहीं पढ़ते कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। तो इसमें मेन आपको गलत पर ध्यान रखना है। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बौद्ध धर्म का व्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। बौद्ध धर्म का व्रजयान, क्योंकि मेनली 3 संप्रदाय बौद्धों में हम देखते हैं, हीनयान, महायान और जो सबसे छोटी संप्रदाय मानी जाती है व्रजयान, जो कि तंत्र मंत्र इस पर बल दे देते हैं। उनका मानना था कि जो बुद्ध हैं उनमें अलौकिक शक्तियां हैं और वो तंत्र मंत्र पर ज्यादा जो है साधना पर बल देते थे। और चौथा स्टेटमेंट है कि यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषयों पर विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो याद रखिएगा, ये जो भी शिक्षा के केंद्र थे, चाहे गुजरात में वल्लभी की बात की जाए, पाकिस्तान के तक्षशिला की बात की जाए, नालंदा की जाए या फिर विक्रमशिला, उदंतपुरी जो भी थे, ये सभी विश्वविद्यालयों में खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन, इन सभी विषयों पर पढ़ाई किए जाते थे। हमसे पूछा गया है गलत, और हम जानते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश द्वारा बनवाया गया है। तो क्या पाल वंशों में गोपाल जो प्रथम थे उनके द्वारा बनवाया गया था? तो याद रखिएगा, नहीं, गोपाल न बनवा के इन्हें धर्मपाल द्वारा बनवाया गया था। जो इस वंश के जो है प्रतापी शासक थे धर्मपाल, उनके द्वारा जो है इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और गोपाल प्रथम ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो याद रखिएगा उदंतपुरी की थी। उदंतपुरी, जो कि बिहार शरीफ के पास है। कहां पर है? बिहार शरीफ। धर्मपाल ने विक्रम विश्वविद्यालय के अतिरिक्त एक और विश्वविद्यालय का निर्माण किया था, सोमपुर, और ये वर्तमान के बांग्लादेश में है। कहां पर है? बांग्लादेश में है।
पहला स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि विक्रमशिला जो है भागलपुर, वर्तमान की बात की जाए तो भागलपुर जिले में है, ना कि बांका जिले में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यानी तीसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है ये दोनों सही है। अब हम ऑप्शंस को देखें तो 2, 3 तो बिल्कुल नहीं, दूसरा गलत है। 1, 4 तो पहला गलत है, ये भी हो गया। उपर्युक्त में से कोई नहीं तो ये भी, क्योंकि 2 स्टेटमेंट सही हैं तो पहला और दूसरा, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्योंकि यहाँ पर सॉरी दूसरा नहीं, यहाँ तो तीसरे की बात होगी और चौथा सही, क्योंकि गलत पूछा गया है तो तीसरा। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये दोनों जो है सही हैं कि भागलपुर, सॉरी गलत है, भागलपुर जिले में और बनवाया गया किसके द्वारा, धर्मपाल द्वारा। और ये दोनों जो है सही हैं, थर्ड एंड फोर्थ। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मान लीजिए उसी प्रश्न को कभी ये दे दे कि कौन सा सही है, तो फिर आपका तीसरा और चौथा हो जाता कि सही है। तो हमेशा प्रश्नों में इस बात का ध्यान रखें कि पूछा क्या गया है, सही गलत सत्य असत्य क्या कैसे, जो भी पूछा गया है इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। गुड इवनिंग विपिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण, बाबर का संबंध किस वंश से है, तो बाबर का संबंध जो है मुगल वंश से है। मुगल वंश की, भारत में मुगल वंश की जिसने नींव रखी थी वो बाबर था। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके पहली बार जो है मुगलों का शासन भारत में शुरू हुआ था। बाबर के समय 4 प्रमुख युद्ध हुए हैं, कई बार चर्चा हुई है, बहुत इजी भी है वो। तो यहां पूछा जा रहा है 4 स्टेटमेंट में से कि कौन सा जो है बाबर से संबंधित है, और पूछा क्या गया है हमसे सही कौन सा है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। उपमहाद्वीप, जब भी उपमहाद्वीप की बात हो रही है तो प्राचीन समय में, मतलब समय काल में भारत का पूरा भाग, भूभाग जिसमें बांग्लादेश का भी क्षेत्र आता था और पाकिस्तान वगैरह का जो क्षेत्र आता था, उन सब की बात हो रही है। उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। क्या बाबर के आगमन से ही पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ था भारतीय उपमहाद्वीप में? सेकेंड स्टेटमेंट है कि क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय। क्या गुंबद और मेहराब का जो प्रयोग होता था वास्तुकला में, इमारतों के निर्माण में, क्या वो बाबर के आने के पश्चात हुआ था? थर्ड स्टेटमेंट है कि प्रदेश में तैमुरीड राजवंश की स्थापना हुई। चौथा है युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि तोपों का प्रयोग जो हुआ था वो पहली बार बाबर के द्वारा ही किया गया था। बाबर के द्वारा जो प्रथम युद्ध किया गया था पानीपत का, यहां पर देखेंगे कि तोपों के लिए उस्मानी पद्धति और तोपों का प्रयोग हमें देखने को मिला था। तो फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमसे पूछा भी सही ही गया है। तो देख ले तो वैसे भी हम जवाब निकाल सकते हैं, एक ही में फोर्थ दिया है, इसमें भी नहीं है, इसमें फिर भी हम देखते हैं। प्रदेश में तैमुरीड राजवंश की स्थापना, जी क्योंकि इनका संबंध तैमूर वंश से था तो तैमूर वंश की नींव रखी थी, तो बिल्कुल थर्ड भी सही है। लेकिन याद रखिएगा मेहराब और गुंबद का प्रयोग मुगलों से पहले दिल्ली सल्तनत में, यानी दिल्ली सल्तनत के जो 5 शासक रहे थे उनके द्वारा ही कर दिया गया था, यानी दिल्ली सल्तनत में ही शुरू किया गया था। तो ये जो है गलत हो जाएगा। उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग, तो बारूद का प्रयोग याद रखेगा सबसे पहले मुगलों द्वारा, सॉरी मंगोलों द्वारा किया गया था।
तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा कि तीसरा और चौथा दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? यानी मुगलों के समय किस बंदरगाह, भारतीय बंदरगाह को जो है बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? कालीकट केरल में उसे कहा जाता था, सूरत महाराष्ट्र, कैम्बे गुजरात, कैम्बे भी खाड़ी जो वही ही है, ब्रोंच एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कहां पर। तो इसमें पूछा जा रहा है किसे, तो याद रखिएगा सूरत को कहा जाता था। बाबुल मक्का जो कहा जाता था या मक्का का द्वार सूरत से, क्योंकि यहीं से होकर लोग जो थे उस समय मक्का जाते थे, इसलिए। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, ये बहुत ही इजी प्रश्न है और कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। आप स्टेट पीसीएस के कई एग्जाम्स में देखेंगे कि ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। गुप्त प्रशासन में क्या गुप्तों के समय थी? चोल यानी दक्षिण भारत में जो चोल शासक थे उनके यहाँ। मराठा प्रशासन मध्यकाल की बात हो रही है, या फिर विजयनगर साम्राज्य जो था तो उनके यहाँ जो था अष्टप्रधान का कॉन्सेप्ट था। तो अष्टप्रधान का जो कॉन्सेप्ट था वो मराठा में, और मराठा में जो शासक थे शिवाजी के यहाँ, शिवाजी के दरबार में जो है अष्टप्रधान की जो है उल्लेख मिलती है। और उनमें कौन होते थे? जैसे कि पेशवा प्रधानमंत्री, पंडित राव जो कि पुरोहिती का काम करते थे, एक न्यायाधीश होता था, इसके अलावा सुमंत होता था जो कि दबीर भी कहलाता था, वाकिश होता था, कई अलग अलग पदों पर जो होते थे, जैसे कि कोई कोष का देखने रेख वाला, कोई लिखाई पढ़ाई करने वाला, कोई पुरोहिती, न्यायाधीश, धर्म से संबंधित। तो इन सभी कार्यों के लिए जो है 8 प्रधान लोगों को नियुक्त किया था उन्होंने, और वहीं जो है अष्ट प्रधान मंत्री परिषद के नाम से जाने जाते थे। यानी सरकार के निर्णयों में सलाह देने के लिए उनके हर एक विभाग का प्रधान होता था, जो कि अष्ट प्रधान के नाम से जाना गया था, और इसमें 8 लोग होते थे। नेक्स्ट, बोधिसत्व पदम पाणी की पेंटिंग स्थित, यानी कहाँ? बाग नहीं होगा, बाघ की गुफाएं हैं, ना कि बाघ। मध्य प्रदेश में है बाघ की गुफाएं। एलोवेरा नहीं, एलोरा महाराष्ट्र, अजंता महाराष्ट्र और बादामी महाराष्ट्र। तो किन गुफाओं में आपको बोधिसत्व पदम पाणी की पेंटिंग मिलती है? आप जानते हैं कि जो प्राचीन गुफाएं हैं उनमें फ्रेस्को विधि की पेंटिंग मिलेगी, प्राचीन जो भित्ति चित्र होते थे ये सारे मिलेंगे, जिसमें बुद्ध के, जैन के और भी अन्य तरह के, जैसे पशुओं के, कुछ प्रकृति के यानी नेचर से बने हुए जो है भित्ति चित्र मिलते हैं, जिसमें दिखेगा शिकारी का कि एक कोई जीव है, पशु है जिसके पीछे कोई शिकार कर रहा है। तो इन भित्ति चित्रों पे उस समय को अंकित किया जाता था। तो किसमें बोधिसत्व पदम पाणी का पेंटिंग स्थित है? जब हम बुद्ध में महायान और हीनयान की बात करते हैं तो महायानों में हम देखते हैं कि उनका जो वाक्य है वो है बोधिसत्व, और जबकि हीनयानों में अरहत। तो बोधिसत्व पदम पाणी की जब बात होती है तो एलोरा याद रखिएगा जैन, बौद्ध प्लस हिंदू तीनों से संबंधित है, और अजंता जो है बौद्ध और हिंदू से संबंधित है, हिंदू धर्म या ब्राह्मण जो भी। तो अजंता की गुफाओं में आपको बोधिसत्व पदम पाणी की जो है पेंटिंग मिलेगी, जो कि भित्ति चित्र और फ्रेस्को विधि से बनाई हुई चित्र थी। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी 2 स्टेटमेंट दिए हैं उन्हें पढ़ना है और फिर आपको सही जो है आंसर बताना है। फाहियान एक चीनी यात्री था, बिल्कुल सही है, वो चीनी यात्री था जो हर्ष के शासन काल के दौरान भारत आया था। क्या फाहियान हर्ष के समय काल में आया था? हर्ष का संबंध जो है वो है पुष्यवर्धन वंश या जो था उनसे है। तो क्या हर्ष जो कि हर्षवर्धन के नाम से जाने जाते थे? सेकेंड स्टेटमेंट है कि ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, बिल्कुल सही, ह्वेनसांग भी चीनी बौद्ध भिक्षु था।
जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। देखिए इस प्रश्न में क्या किया गया है कि स्टेटमेंट को चेंज किया गया है। फाहियान जो आया था ये आया था गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जो कि विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे, और इसकी रचना है, फाहियान की जो रचना है वो कहलाती है फो क्यू की। और वेनसांग जो आया था ये आया था हर्षवर्धन के दरबार में। और इसे याद रखने का जो सबसे आसान तरीका है हर्ष और वेनसांग, ह से, तो इसी से हम आसानी से याद रख सकते हैं। और वेनसांग की जो रचना है जो काफी फेमस है, यात्रा वृतांग, ये कहलाती थी सी यू की। तो याद रखिएगा वेनसांग की रचना सीयू की थी और फाहियान की फो क्यू की थी। और वेनसांग आया हर्षवर्धन के दरबार में और फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए, तो हमारा जो जवाब हो जाएगा, सही पूछा है तो ऑप्शन डी इज राइट, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी दोनों में से कोई स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। वहीं यहाँ पे अगर चंद्रगुप्त द्वितीय लिख देता और यहाँ पे लिख देता हर्ष, तो हमारा दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही हो जाता। तो यही जो है स्टेटमेंट में बहुत ऐसा नहीं है कि कोई स्टेटमेंट में बहुत क्या है कि टफ जो है कॉन्सेप्ट होता है। बिल्कुल छोटे छोटे जो फैक्ट्स होते हैं उसे अगर आप ध्यान से हिस्ट्री में देखेंगे तो वो बिल्कुल आप स्टेटमेंट को आसानी से जो है बता सकते हैं कि सही है या गलत है। जियो की जब बात हो जाए या साइंस का, तो वहाँ पर कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं, पर यहाँ पर अगर आप फैक्ट्स को ध्यान दे दें तो आप आसानी से जो है वो स्टेटमेंट को बता सकते हैं कि सही है या फिर गलत है। नेक्स्ट, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। एक तरफ है नाम दिए हुए हैं और एक तरफ ये पूछा गया है कि इनका संबंध जो है निम्न में से किससे है, और सही उत्तर का जो है चयन करना है। चरक, ब्रह्मागुप्त, वराह मिहिर और विशाखदत्त। चरक का आप सभी जानते हैं, चरक संहिता जो थी वो चिकित्सा से संबंधित थे। चरक जो थे प्राचीन समय काल में जो है वैद्य थे और चिकित्सा से दो था इनका संबंध था, आयुर्वेद से इनका संबंध था। ब्रह्मागुप्त का संबंध जो है गणित से, गणित के कई सूत्रों का जो है और कॉन्सेप्ट का इन्होंने खोज किया है। वराह मिहिर का जो संबंध था ये एक ज्योतिष थे, यानी खगोल शास्त्र से जो था इनका संबंध था। और विशाखदत्त जो है एक नाटककार हैं। इनकी रचना के बारे में हमने मौर्यों के समय पढ़ा था कि जो मुद्रा राक्षस इनकी रचना है उससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा देवी चंद्रगुप्तम भी इनकी एक प्रसिद्ध नाटक है। तो ये एक नाटककार हैं। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कूट के अकॉर्डिंग 2 1 3 4। तो देख सकते हैं 2 1 सॉरी 3 4 नहीं 4 3। तो ऑप्शन ए इज राइट। और मान लीजिए कि ऐसे में अगर 1 2 भी पता हो तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि विशाखदत्त सबको पता होगा लगभग कि नाटककार थे, तो हम डी का तीसरा देखते हैं। डी का तीसरा 1 में ही था, तो वैसे भी हम आसानी से कर सकते हैं। जो मैं तरीका बताई हूं करने का उस तरीके से भी आसानी से आप कर सकते थे, लेकिन ये बहुत ही इजी प्रश्न है इसलिए हम इसे आसानी से कर लिए। नेक्स्ट, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की? ए फिरोज शाह तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन और डी इल्तुतमिश। इन 2 का संबंध जो है गुलाम वंश से है, जो कि प्राचीन समय में दास वंश या ममलुक वंश के नाम से भी जाना जाता था। और इन दोनों के नाम में ही निहित है कि ये तुगलक से हैं और ये खिलजी वंश से संबंध रखते हैं। पारसियों का जो 9 वर्ष होता है, जैसे कि हम अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही देखिएगा कि हर क्षेत्र में न्यू ईयर अलग, जैसे कि केरल में विशु के तौर पे मनाया जाता है, कर्नाटक में अलग डे के रूप में मनाया जाएगा, तमिलनाडु में, पंजाब में 9 वर्ष मनाया जाता है। तो वैसे ही जो पारसी धर्म है उनमें जो 9 वर्ष है वो नौरोज के रूप में मनाया जाता है। और याद रखिएगा नौरोज को यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। जो यूनाइटेड नेशन की ये
ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो है नौरोज को शामिल किया गया है। तो किसने इनमें से किया था? तो याद रखिएगा जो गुलाम वंश का शासक था गयासुद्दीन बलबन, इसने जो है फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी। इसके अतिरिक्त बलबन ने जो है मुख्य जो कार्य किए थे, जिसमें रक्त एवं लौह की नीति, सिजदा एवं पैबोस प्रथा, इसके अलावा राजत्व का दैवीय सिद्धांत, थ्योरी ऑफ किंगशिप जो कहलाता था, ये सभी शुरू किया था। और बलबन ने एक और कार्य किया था, चालीसा दल को समाप्त किया था, चालीसा दल की समाप्ति। और चालीसा दल की शुरुआत किसने की थी? तो चालीसा दल की शुरुआत जो की गई थी वो याद रखिएगा इल्तुतमिश द्वारा। इसमें इनके जो है योग्य समझदार और इनके जो विश्वसनीय लोग होते थे वो लोग इसमें शामिल होते थे। 40 लोग होते थे, जिसे तुर्क ए चहलगानी भी कहा जाता था, जो 40 लोगों का समूह था जिसमें विश्वसनीय, ईमानदार और जो योग्य और श्रेष्ठ लोग थे वो होते थे शामिल। और बलबन ने ये समाप्त इसलिए कर दिया क्योंकि ये चाहता था कि मैं जो हूँ अपने शासन में सबसे प्रमुख, मुझे किसी की सलाह की जो है जरूरत नहीं है। तो बलबन के ये 3-4 मुख्य कार्य हैं, जिसमें रक्त एवं लौह की नीति, सिजदा और पैबोस होता है। सिजदा मतलब सर झुकाना और पैबोस होता है पैर को चूमना। हम कहते हैं ना कि सिजदा करना, तो वही सर झुकाना किसी के आगे, सिजदा। नेक्स्ट, नाथपंथी सिद्ध और नाथों के बारे में खासकर जब आप भक्ति आंदोलन पढ़े होंगे वहां पढ़ते हैं, या फिर जो हिंदी साहित्य पढ़िएगा तो वहां भी पढ़ना पड़ता है सिद्ध और नाथों के बारे में। तो कहा जा रहा है कि सिद्ध, नाथपंथी या सिद्ध जो थे या योगी जो होते थे, ये संप्रदाय है, इससे संबंधित जो भक्त थे। तो भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में यानी लोकप्रिय बनाया इन लोगों ने? क्या उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में या पश्चिम में? यानी जो नाथ संप्रदाय है, सिद्ध संप्रदाय है या फिर योगी है, ये किस क्षेत्र में जो है ज्यादा लोकप्रिय हुए? तो याद रखिएगा ये उत्तर भारत में ज्यादा लोकप्रिय हुए। इट्स ओके तरुण। तो याद रखिएगा नाथ, सिद्ध और योगी जो थे ये ज्यादा उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन में जैसे शंकराचार्य हुए थे, रामानुजाचार्य, ये लोग थे जो ज्यादा हुए लोकप्रिय हुए थे। तो याद रखिएगा जो भक्ति में ये लोग थे वो ज्यादा दक्षिण भारत में लोकप्रिय हुए थे। 13 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका जवाब। नेक्स्ट, वुड के 1850 यानी जो वुड डिस्पैच था 1854 का, पूछा जा रहा है वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन यानी जो हायर एजुकेशन है के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। सेकेंड स्टेटमेंट है इसने महिला शिक्षा यानी फीमेल एजुकेशन और व्यवसायिक प्रशिक्षण यानी जो है स्किल पर जोर दिया। कथन में क्या है? सही जवाब देना है 1, 2, 3, 4। जी तरुण, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करते हैं और उसमें बाकी के ऑप्शंस को भी देखते हैं तो ये हमारे लिए जो है बेनिफिट होता है कि मान लीजिए कि अगली बार उन ऑप्शन से संबंधित कोई प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो हमें पता हो कम से कम। तो याद रखिएगा जो वुड का ये कहलाता था शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जो 1854 का वुड का शिक्षा
घोषणा था उसे कहा जाता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा। वुड जो थे, चार्ल्स वुड उस समय जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसके अध्यक्ष थे, तो उन्होंने जब ये शिक्षा नीति लाई थी, बदलाव किया था, तो इन्होंने कहा था कि हायर जो एजुकेशन है उसमें अंग्रेजी को बल दिया था, लेकिन याद रखिएगा इन्होंने कहा था कि देशी भाषा को भी। इन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ अंग्रेजी भाषा के लिए सिफारिश की थी, बल्कि इन्होंने कहा था कि हमें जो है देसी भाषा को भी महत्व देना चाहिए। लेकिन हायर एजुकेशन में मेन जो है वो इंग्लिश को महत्व दिया था। महिला शिक्षा के लिए जी बिल्कुल, क्योंकि उसी समय बेंथुन द्वारा महिला पाठशालाएं यानी कई महिला जो है पाठशालाएं शुरू की गई थी बेंथुन द्वारा। व्यवसायिक प्रशिक्षण जी, स्किल्स जो है होती हैं, ट्रेनिंग जो होती है, इन सब पे बल दिया गया था, ताकि आगे किसी व्यक्ति के पास अगर स्किल होगा, ट्रेंड होगा, तभी जो है वो बिजनेस अच्छा कर सकता है। तो इस पर भी बात की गई थी। इसके अतिरिक्त इसमें जो बात हुई थी कि वुड का जो घोषणा था 1854 का, तो इन्होंने एक अलग से शिक्षा विभाग बनाने की बात की थी, यानी एक अलग शिक्षा विभाग बनाया गया था 1855 में। 1855 में एक पृथक शिक्षा विभाग। और इतना ही नहीं, इस घोषणा के पश्चात ही 1857 में जो है लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय भी शुरू किए गए हैं। याद रखिएगा 1857 में कलकत्ता, बंबई व मद्रास में 3 विश्वविद्यालय शुरू। और ये क्यों किया गया था? लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर। तो ये कुछ बातें जो हैं आप वुड घोषणा पत्र में याद रखिएगा। नेक्स्ट, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? ए चेरो राजवंश जो थे, ओइनिवार राजवंश, कर्नाट राजवंश और पीथीपति। ये याद रखिएगा, बिहार हिस्ट्री का प्रश्न है। ये जो प्रश्न है वो बिहार हिस्ट्री से पूछा गया है। मिथिला का जो क्षेत्र है उसमें सबसे फेमस जो बिहार के राजा थे वो कर्नाट वंश के राजा थे। कौन थे? कर्नाट वंश के राजा थे। गुड इवनिंग मुस्तफा। तो कर्नाट राजवंश जो है इसका सही आंसर होगा। मैथिली भाषा का विकास इन्हीं, और इस वंश के संस्थापक, क्योंकि एक बार प्रश्न पूछा भी गया है इसके संस्थापक से लेकर, तो याद रखिएगा नान्यदेव थे। नान्यदेव कर्नाट वंश के संस्थापक थे। और अंतिम पूछ लिया जाए तो हरि सिंह। हरि सिंह जो थे इस वंश के अंतिम शासक थे। इनके समय काल में याद रखिएगा बख्तियार खिलजी जो है बिहार में गए थे। और फिर कुछ समय पश्चात जो है उनके बाद जो है मंगोल वगैरह का भी आगमन होता है, और फिर जो है इनका कर्नाट वंश जो है समाप्त हो जाती है। तो कर्नाट वंश से मेनली जो पूछा जाएगा क्षेत्र से संस्थापक कौन है या फिर अंतिम कौन है, और ये 2 प्रश्न पूछे गए हैं, संस्थापक और अंतिम जो है, ये टाइप लिखते वक्त अंतिम। याद रखिएगा मिथिला भाषा को जो है वो भाग 8 में जो है भाषाएं हैं 22 उसमें शामिल भी किया गया है। मैथिली जो भाषा है,
नेक्स्ट, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान, यानी शुरुआत का, यानी पूर्व वैदिक काल की बात होती है, जिसका एकमात्र सोर्स जो था वो ऋग्वेद था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में तो बाकी के वेद भी हो गए थे, उपवेद, वेदांग और बाकी कुछ था। लेकिन पूछा जा रहा है कि पूर्व वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ए राजगृह, बी चंपा, सी वैशाली और डी पाटलिपुत्रा। अब इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि चंपा जो है कभी भी मगध की राजधानी रही ही नहीं। मगध की राजधानी तीन ही रही। पहले बनी राजगृह, जो कि गिरिव्रज के नाम से भी जानी जाती थी। उसके पश्चात पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के पश्चात वैशाली, और वैशाली के पश्चात पुनः पाटलिपुत्र जो है राजधानी बना दी गई थी। पर यहाँ हमसे पूर्व वैदिक काल की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा पूर्व वैदिक काल में जो राजधानी थी वो राजगृह थी, जो कि गिरिव्रज के नाम से भी जानी जाती थी, और ये राजधानी बनाई गई थी बिंबिसार द्वारा। थैंक यू रितु। तो याद रखिएगा लॉर्ड लिटन ने 78 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, और इसके तहत हिंदी भाषा में जो भी समाचार पत्र थे, आरिफ अब आएगी आवाज, बैटरी जो है डिस्चार्ज हो गई थी। गोल्डी अब आएगी, प्लीज अब बताइए कि वॉइस क्लियर है। यस और नो? तो इसमें एक तरह से कहा जाता है कि था कि हिंदी भाषा में जो भी समाचार पत्र होंगे उन्हें प्रतिबंध कठोर, तो इसीलिए कहा जा गया था, इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता था, क्योंकि किसी पे एक तरह से कहा जाए जबरदस्ती तरह ही था कि जो भी हिंदी भाषा में, ओके डन, ठीक है, तो गैंगिंग अधिनियम इसलिए। और हाँ बिल्कुल सही है कि लॉर्ड रिपन यानी लिटन के पश्चात जो अगला वायसराय नियुक्त हुए थे वो हुए थे
जो कि रिपन, जो कि 1880 से 84 तक रहे थे, और इन्होंने ही 1882 में जो है जाकर निरस्त किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो रिपन ने जाकर 1882 ईस्वी में जाकर समाप्त किया था। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। लीटन ने शुरू किया, गैंगिंग अधिनियम कहा जाता था, और लॉर्ड रिपन ने जो है इसे समाप्त किया था। नेक्स्ट, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो लॉर्ड मेयो की बात हो रही है, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। जी बिल्कुल, पहली बार तभी लाया गया था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। जी बिल्कुल, जो प्रांतीय सरकार होती थी उन्हें कुछ सेवाएं जो है दी गई थी। इनने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने असमानता में सुधार लाने की बात की थी, और इसने प्रांत की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। चारों जो स्टेटमेंट है वो लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प से बिल्कुल सही है, इसलिए जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज राइट। 1, 2, 3 एंड 4 चारों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही हैं उस संकल्प के अनुसार 1870 के। नेक्स्ट, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक, यानी राजनीति पर लिखी गई जो शुरुआती पुस्तक थी, नीतिसार, किसके द्वारा लिखी गई थी? यानी रचनाकार कौन थे? ए कौटिल्य, बी कामंदक, सी चरक, इनमें से कोई नहीं। पहली बात, चरक का संबंध जो है वो राजनीति से नहीं था, बल्कि इनका संबंध जो है आयुर्वेद था। बीपीएससी वो टीचर का जो एग्जाम है उसके बारे में पूछ रहे हैं आरिफ आप? जी बिल्कुल, अगर आप बीपीएससी के टीचर का एग्जाम देने वाले हैं जो टियर 3 का होने वाला है शायद अभी नेक्स्ट मंथ, तो बिल्कुल काम आएगा, क्योंकि बिहार के किसी भी एग्जाम की अगर बात की जाए तो बिल्कुल काम आने वाला है। पीछे मेरी बीपीएससी की अभी 15 लगभग क्लासेस 16 हो चुकी है, उसे भी आप जाके देख सकते हैं, वो भी आपके पूछे जाएंगे। स्टेट से संबंधित जो भी एग्जाम होते हैं उनमें एक दूसरे के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, और टीचर का भी पेपर जो है बीपीएससी के थ्रू ही हो रहा है, तो ये जो है आपके लिए जो है जी बिल्कुल आपके लिए ये जो है क्लासेस जो है वो सही है, देख सकते हैं। एक कौटिल्य, कौटिल्य की रचना थी अर्थशास्त्र, और इसका मुख्य जो विषय था राजनीति, लेकिन ये प्रारंभिक पुस्तक नहीं थी। उससे पहले जो नीतिसार लिखी गई थी वो कामंदक द्वारा लिखी गई थी। नीतिसार किसकी थी? कामंदक द्वारा। नेक्स्ट, फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? ये मध्यकालीन एक पुस्तक है। ईश्वरदास नागर, भीमसेन, हरिदास, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा ईश्वरदास नागर। अब देखिए, पुस्तक हुए या कुछ ऐसे हुए, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स ही पढ़ने हैं, हमें बहुत ज़्यादा वहाँ कॉन्सेप्ट की बात करनी ही नहीं है। मैं कई बार अपनी क्लासेस में कहती हूँ कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आपको कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट्स पर भी उतना ही टाइम देना है। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जहां आप कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा दे दे, फैक्ट्स कम भी याद हो तो आप कर लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा हिस्ट्री में जितना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उतना ही फैक्ट्स भी जो है बिल्कुल रटा होना चाहिए। ऋतु 20 का ए, जी बिल्कुल ईश्वरदास नागर ने किया था। कम टू नेक्स्ट, चीनी स्रोत के अनुसार, यानी चीन से मिली जो सोर्स है उसके अनुसार, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए, तो ये भी जो प्रश्न है बिहार से ही ज्यादा संबंधित है, क्योंकि जो गया में बौद्ध मंदिर बनवाया गया था श्रीलंका के शासक मेघवर्मन द्वारा, तो किसकी अनुमति ली गई थी उस समय, यानी किस गुप्त शासक से ये अनुमति ली गई थी और एक मिशनरी भेजा था, यानी बौद्ध मंदिर बनाने के लिए अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास उन्होंने जो है अपने लोगों को भेजा था कि उन्हें गया में एक बौद्ध मंदिर जो है बनवाने दिया जाए। ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त, जिन्हें कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
और प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है वहां से समुद्रगुप्त के शासनकाल की जानकारी जो है हमें प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त प्रथम भी इस वंश का योग्य और प्रतापी शासक थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ये एक महान शासक थे जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। और ये क्यों दी गई थी? शकों पर, जो शक थे, शकों पर विजय के पश्चात जो है इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तरुण बिल्कुल, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, कब बिहार पहली बार, ये भी बिहार हिस्ट्री से पूछा गया प्रश्न है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? ए 1912, बी 1936, सी 1947, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मैंने इसकी कहानी पूरी समझाई थी कि बिहार कैसे जो है विभाजित हुआ था और वर्तमान जो बिहार का स्वरूप है उसका क्या इतिहास रहा था। पर यहाँ हमसे जो प्रश्न पूछा गया है वो ये कि बंगाल प्रेसिडेंसी से पहली बार जो अलग हुआ, याद रखिएगा जब 1911, कब? दिसंबर 1911 में जब तृतीय दिल्ली दरबार आयोजन हुआ, किसके समय? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय। आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम 3 दिल्ली दरबार के बारे में चर्चा करते हैं, पहला और दूसरा और तीसरा, जो कि एक कर्जन के समय हुआ था और एक लिटन के समय हुआ था। तो जो तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और इसका आयोजन किया गया था जॉर्ज पंचम उनकी रानी मैरी के आगमन के उपलक्ष्य में। तो इस दिल्ली दरबार में 3 निर्णय लिए गए थे। सबसे पहले एक तो ये किया गया कि जो 1906 का 1905 का बंगाल विभाजन था उसे रद्द कर दिया गया। यानी कि इसमें जो 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे दिल्ली दरबार में, इसमें पहला था बंगाल विभाजन, कब का था? 1905 को रद्द, और इसी को रद्द करके कहा गया था कि बिहार को बंगाल प्रांत से अलग करने की घोषणा। और एक जो हुआ, मान लीजिए दूसरा हो गया, तीसरा भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिल्ली, और तब से राजधानी दिल्ली ही है। तो पहले क्या हुआ कि तृतीय जो दिसंबर में हुआ तो पहले घोषणा किया गया, फिर इसके लिए एक अलग विधान परिषद बनाने की बात हुई और फिर जाकर जो है ये अलग किया गया। यानी एक अलग प्रांत के रूप में जो कार्य करना शुरू किया था इसने किया था 1912 में। इसलिए जो सही जवाब हमारा होता है ऑप्शन ए इज राइट, 1912। और तरुण का जवाब पहला सबसे सही आया था। उस कैपिटल चेंज फ्रॉम, जी बिल्कुल, कैपिटल चेंज करके कोलकाता से दिल्ली किया गया था जी। 22 मार्च 1912 को जो हुआ था वो किया गया था ये कि पूरी तरह घोषित कर दिया गया, लेकिन एक अलग प्रांत के रूप में जो कार्य करना शुरू किया था बिहार ने, याद रखिएगा वो किया था 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 1912 से। पर विधिवत जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 22 मार्च 1912 को। और यही वजह है कि जिस दिन विधिवत घोषणा की गई थी उसी दिन को जो है बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस बिहार की बात की जा रही है वो आज का बिहार नहीं है, याद रखिएगा। उस समय का इंक्लूडेड उड़ीसा और झारखंड भी, क्योंकि 1936 में जाकर बिहार और उड़ीसा को एक अलग अलग प्रांत बनाया गया और फिर 2000 में जाकर बिहार एक अलग राज्य बना और झारखंड एक अलग राज्य बना। ये एक
राजनीतिक सामाजिक आंदोलन के तहत अलग हुआ था जब 2000 में बिहार और झारखंड अलग हुआ, लेकिन 1936 में जो उड़ीसा से अलग किया गया था ये 1935 के एक्ट से किया गया था। तो पूरी जो आज का वर्तमान बिहार है पहले बंगाल प्रांत से अलग हुआ, फिर उड़ीसा से और फिर झारखंड से। नेक्स्ट 1857 का विद्रोह। आप मान लीजिए कि बिहार में बीपीएससी में या बिहार के अन्य एग्जामों में 1857 के विद्रोह से अक्सर एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, कभी ना कभी किसी किसी साल ही ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन अक्सर जो है 1857 के विद्रोह से प्रश्न जो है देखने को हिस्ट्री में मिल जाएगा। विफलता के निम्नलिखित में से, यहां देखिए ध्यान एक ही की वर्ड पे रखना है, विफलता यानी असफल होने का कारण क्या है आपसे पूछा गया है। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, बिल्कुल सही, क्योंकि अंग्रेजों की जो सेना थी श्रेष्ठ थी, भले ही भारतीयों की सेना संख्या में अधिक थी पर बड़े पदों पे कौन थे, अंग्रेज थे। इस वजह से विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी, ये भी एक वजह बनी थी, क्योंकि इन्होंने अचानक से ही विद्रोह शुरू कर दिया था। पहले से कोई जो कार्यक्रम जो है प्रोग्राम नहीं बनाया गया कि कैसे कैसे हम इस विद्रोह को अंजाम देंगे, अचानक से ये विद्रोह शुरू हो गया। पहले बीज पड़ी मंगल पांडे द्वारा और फिर मेरठ से ये जो है विद्रोह शुरू हो गया। और इसकी वजह थी कि जो ब्रिटिश की आर्थिक नीतियां थी इससे जनता के अंदर आक्रोश बढ़ा था। फिर तात्कालिक कारण हो गया वही बंदूक वाली घटना, जिससे सिपाहियों के अंदर भी विद्रोह हुआ और ये जो है विद्रोह का जन्म हुआ। तो ये समाज के सभी वर्गों का समर्थन, जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो महाजन वर्ग थे, शहरी वर्ग थे, इसके अलावा जो जमींदार वर्ग थे, इनका साथ जो है इस विद्रोह में नहीं मिला था। और इसकी असफलताओं के कारण में ये माना जाता है कि अगर सभी वर्ग होते तो भले ही पूरी तरह सफल नहीं होता, पर एकदम जैसे अंत हुआ था वैसा अंत जो है नहीं होता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो तीनों जो है सही है, उपर्युक्त सभी जो है वो सही है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। थैंक यू तरुण। बिहार का वह रसोइया यानी जो खाना बनाने वाला होता है, जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। ए मुजफ्फर अहमद, बी बटक मियां, सी मीर बकवाल, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि किस एक क्या बोलते हैं खाना बनाने वाले ने जब बिहार गांधी जी गए थे तो उनके खाने में जहर मिलाया गया था, पर उसने इससे बात की जानकारी देकर महात्मा गांधी की जान बचाई थी। तो याद रखिएगा बटक मियां, और ये भी बिहार हिस्ट्री का प्रश्न है। जब आप बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट 1937-38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी जयप्रकाश नारायण, सी स्वामी सहजानंद सरस्वती और पीर अली खान। अब दयानंद सरस्वती का कोई इससे संबंध पहले तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका जो संबंध है वो आर्य समाज से है, ना कि ऐसे कोई बकास्त आंदोलन या कृषि सुधार आंदोलन से है। स्वामी सहजानंद या पीर अली खान ये सब, तो याद रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में बकास्त आंदोलन की शुरुआत कर दी और ये घटना है 1937 से 39 तक चली थी। कहीं कहीं पुस्तकों में 1938 भी देखने को मिलेगा, पर 1937 से 39 तक जो है ये चला था। आसिफ बख्त मियां नहीं थे, आपने किसकी बात की? बटक मियां नाम था। सी, हाँ, इनका नाम शायद बख्त मियां ही होगा, बख्त मियां, शायद टाइपिंग एरर है। हाँ आरिफ बिल्कुल सही, बख्त मियां ही नाम होगा।
स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, और ये क्यों किया गया था? जमींदारों के, क्योंकि जमींदार जो कृषक होते थे, जो उनके यहाँ किराए पे काम करते थे, उनसे उन्हें अपने जमीन का हक नहीं देते थे। तो इसीलिए ये आंदोलन शुरू किया गया था, किसानों को या जो उनके खेतों में काम करते थे उन्हें अपना हक दिलाने के लिए। किराए पे यानी जो लोग खेतों में काम करते थे पट्टे पे लेके, उन्हें उस जमीन का जो है हकदार या स्वामी बनाने के लिए। जमींदारों के विरुद्ध जो है, कह सकते हैं कि जमींदारों के विरुद्ध, दारों के विरुद्ध एक कृषक ही आंदोलन था, ये कृषकों के हित में। इसमें कई लोग थे, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अतिरिक्त अन्य लोग बिहार के थे, जिसमें एक और मुख्य नाम है राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने भी जो है इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और इन घटनाओं को क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है, सही क्रम में। यानी पहले कौन सी घटना घटित हुई, उसके पश्चात कौन सी घटना घटित हुई, और उसके पश्चात कौन सी घटना घटित हुई। होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह और मार्ले मिंटो सुधार। ये मिंटो मार्ले सुधार है, मार्ले मिंटो सुधार वैसे हम कहते हैं ये ऐसे। अब जब भी कभी घटनाओं को क्रम में लगाने के लिए पूछे, उसका एक ही नियम है कि कम से कम आपको घटनाओं के वर्ष के बारे में पता होना चाहिए। सबके ना सही, कम से कम 2 से 3 घटनाओं के बारे में आपको एग्जैक्ट जो है ईयर का पता होना चाहिए। वैसे ये बहुत इजी है, सबको पता होगा। होम रूल आंदोलन 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक से संबंधित। सूरत विभाजन 1907, कांग्रेस का पहला विभाजन, जिसमें नरम दल और गरम दल यानी उदारवादी और उग्रवादी अलग हो चुके थे। खेड़ा सत्याग्रह यानी पहला जो फसल के लिए हुआ था गुजरात में 1918 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की जो मांग हुई थी वो था मार्ले मिंटो सुधार। जब आपको घटनाओं के ईयर के बारे में पता चल गया तो आसानी से अब आप जो है इसका जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले कौन सी घटना हुई? सूरत विभाजन, जिसमें क्या हुआ कि कई बिंदुओं पर नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद होने पर ये दोनों अलग हो गए। इस समय अध्यक्षता कांग्रेस की थी रास बिहारी घोष ने की थी, याद रखिएगा। तो दूसरा जो है सबसे पहले होना चाहिए, 2 में ही है, 2 घटनाओं को हम इलिमिनेट कर लेते हैं ऑप्शंस को। उसके पश्चात हुआ 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, क्योंकि 1906 में हुआ था पहले मुस्लिम लीग की स्थापना, फिर 1908 में मुस्लिम लीग का जो लाहौर नहीं अमृतसर अधिवेशन हुआ था, उसी में ये मांग रखी गई थी, और 1909 में हुआ था मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन मार्ले मिंटो सुधार। तो दूसरा के बाद चौथा इसमें है, ये हम जो है इलिमिनेट कर लिए। उसके पश्चात जो घटना हुई होम रूल आंदोलन, आयरलैंड के तंज पे भारत में भी होम रूल की स्थापना की गई थी, जिसमें 2 मुख्य नेताओं ने भूमिका निभाई, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। इसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह, इसका संबंध गुजरात से है। लगातार जो आंदोलनों में से 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1915 में महात्मा गांधी भारत आते हैं, उसके पश्चात कई आंदोलनों में भाग लगातार लेते हैं 1917। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल जो होती है प्लेग बोनस को लेकर, और फिर जब आपदा की वजह से फसलें बर्बाद हो जाती है तो होता है गुजरात में खेड़ा किसानों द्वारा। तो याद रखिएगा इस घटना को 1918 में। तो ऑप्शन बी इज राइट, 2413। नेक्स्ट, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? ध्यान देना है, प्रश्न में पूछा गया है नहीं थे। ए स्ट्रैची कमीशन, स्ट्रैची जो रिचर्ड स्ट्रैची थे उन्हीं से के द्वारा जो किया गया था गठन, उनकी बात हो रही है। शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और इल्बर्ट बिल, किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? लिटन।
अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा की थी इनके समय काल की, लिटन की, तो ये समय काल था 1876 से 80 के मध्य। तो इनके मध्य कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, तो हमने चर्चा भी की थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की घटना है, जिसमें हिंदी समाचार पत्र जो थे हिंदी भाषा के, उस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1878 में ही लाया गया था शस्त्र अधिनियम, जिसमें क्या था कि किसी को कोई भी शस्त्र चाहे रखना हो या प्रयोग करना हो, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी शस्त्रों के प्रयोग के लिए या रखने से पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये भी 1878 की घटना थी। और स्ट्रेची कमीशन रिचर्ड स्ट्रेची के जो अध्यक्षता में की गई थी, ये हुआ था 1876 में, जो सेकेंड अकाल आयोग का गठन हुआ था। क्योंकि जो फर्स्ट अकाल आयोग हुआ था ये हुआ था 1866 में, ये थे लॉर्ड जॉन लॉरेंस द्वारा। लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय काल में प्रथम अकाल आयोग का गठन हुआ था 1866 में, और फिर सेकेंड अकाल आयोग का गठन हुआ था 1876 में लॉर्ड लिटन के समय। इल्बर्ट बिल जो है ये याद रखिएगा, ये रिपन के समय की है, और ये हुआ था 1882 से 1883 तक, या 1883 से शायद 1884 था, ऐसे ही कुछ समय था, एग्जैक्ट मुझे नहीं, पर 1834 या सेकंड के ही बीच का था। जी, खेड़ा सत्याग्रह से वल्लभ भाई पटेल का भी संबंध था। गांधी जी के अलावा उसमें जो मुख्य नेता थे वल्लभ भाई पटेल थे, और एक इंदुलाल याग्निक भी थे जो गए थे साथ में। अब है बक्सर की लड़ाई। कब की बात हो रही है ये? 1764 की घटना के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? बहुत इजी प्रश्न है, बच्चों सा प्रश्न है। ए इलाहाबाद संधि, बी सुगौली संधि, सी बशीन संधि, और डी जो है सालबाई संधि नहीं होता है, सालाबाई की संधि बोलते हैं, वो गूगल ट्रांसलेट का हो जाता है। तो इसमें याद रखिएगा जो इलाहाबाद की संधि की गई थी 1765 में, दो संधियां हुई थी, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहली हुई थी 12 अगस्त 1765 को, ये 16 अगस्त। बाकी याद रखिएगा सालाबाई और ये बसीन की संधि जो है, इसका संबंध जो है ये मराठा से संबंधित है। सुगौली का जो संबंध है ये हुआ था शायद नेपाल वाले से संबंधित है, जो आंग्ल नेपाल क्या उसे बोलते हैं युद्ध हुआ था उससे संबंधित है, और ये मराठा वाले से संबंधित है। इलाहाबाद संधि जो हुई थी इसमें याद रखिएगा पहली जो संधि हुई थी ये मुगल शासक, मुगल व अंग्रेज के मध्य, और ये जो हुई थी अवध का जो नवाब था, अवध व अंग्रेज के। आप जानते हैं कि बंगाल में जब कठपुतली सरकार बन गई थी तो बक्सर का युद्ध हुआ था किनके बीच? एक तरफ से नेतृत्वकर्ता अंग्रेजों के तरफ से क्लाइव था, इसके अलावा एक तरफ से मुगल शासक जो था उस समय, अवध का जो शासक था शाह आलम द्वितीय एक, और एक ऐसा ही नाम था एग्जैक्ट अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूं, और एक था मीर कासिम। ये तीन जो थे एक तरफ थे और एक तरफ से अंग्रेजों, जिसमें जो है ये तीनों हार गए और अंग्रेजों की जीत हुई। और उसी के पश्चात जब ये संधि हुई तो एक हो गई मुगल के साथ जो शाह आलम द्वितीय थे, और एक जो अवध का उस समय नवाब था, हाँ अवध का नवाब उस समय था सुजाउद्दौला, याद रखिएगा। तो इन दोनों के मध्य जो है संधियां हुई थी, और इसी संधि से पहली बार जो है सहायक संधि की बीज पड़ी थी।
बाकी मेरी पिछली थ्योरी की क्लास में इन सब पर विस्तार से चर्चा ऑलरेडी हुई है। नेक्स्ट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? ए 1635, 1632, 1643, 1648। आप जानते हैं कि यूरोपियों का भारत में आगमन का क्रम, पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद आपको आएंगे डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश आए थे और उसके पश्चात सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बिहार यानी पटना में कब अपना कारखाना स्थापित की थी? तो याद रखिएगा 1632 में स्थापित की थी। 1600 में अंग्रेजों ने बनाया था, भारत में जो है कंपनी की स्थापना की थी, और 1602 में भले ही ये आए थे अंग्रेजों से पूर्व, पर इन्होंने अपनी जो कंपनी है वो अंग्रेजों के पश्चात जो है वो बनाई थी। जी बिल्कुल तरुण, सही है 1632। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, तो वो उनका जब उनकी बात नहीं मानी जाती थी तो वो भूख हड़ताल करते थे, यानी अनशन पे चले जाते थे। तो पूछा जा रहा है पहली बार इसका प्रयोग किस आंदोलन में किया था उन्होंने? असहयोग आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद हड़ताल और रॉलेट सत्याग्रह। अब इनमें से आपको पहले घटनाओं के ईयर के बारे में जानना होगा कि कौन सी घटना कब जो है घटित हुई थी। अहमदाबाद जो मील हड़ताल हुआ था प्लेग बोनस के लिए मजदूरों ने किया था, तो ये घटना थी 1918 की घटना। बारदोली है 1928 की घटना, जिसमें सरदार पटेल को जो है वल्लभ की उपाधि वहां की महिलाओं द्वारा दिया गया था। असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो 1920 से 22 तक के, और रॉलेट एक्ट 1919 की बात है, जिसे बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का जो है कानून कहा जाता है। और इसी एक्ट के बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लेकिन सबसे पहले महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की थी जो अहमदाबाद मील हड़ताल हुआ था प्लेग बोनस के लिए। वहां मजदूरों को भी उन्होंने अनशन पे बिठाया और अपनी मांग जारी रखने की बात कही, और उसके पश्चात जो है वहां का जो मील मालिक था लास्टली जो है मजदूरों की जो है मांग को पूरी करता है। तो ऑप्शन सी इज राइट, अहमदाबाद जो हड़ताल हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था, बिल्कुल सही है। असहयोग नहीं आशिफ, क्योंकि असहयोग बाद की घटना है, अहमदाबाद में पहली बार हुई थी। जी हाँ, क्योंकि प्लेग के कारण जो है वहां के जो मालिक थे इनकी बोनस को कम करने की बात कर रहे थे। और उस समय क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात क्या हुआ था, ऑलरेडी यहाँ पर जो है महंगाई बढ़ी हुई थी। अगर मजदूरों का बोनस कम कर दिया जाता तो फिर उनके लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर महात्मा गांधी वहां जाते हैं और मजदूरों को बोलते हैं कि आप अपनी मांग पर अड़े रहिए, और फिर जो मालिक था वो उनकी मांग मान जाता है और 35% जो है बोनस दिया जाता है मजदूरों को। नेक्स्ट है सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो रही है कि बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आप जानते हैं कि 1942 का जो आंदोलन था उसमें संपूर्ण भारत का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा, सभी वर्गों का भी योगदान देखने को मिलता है। तो कहा जा रहा है बिहार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका में भाग लिया? यानी 1942 के आंदोलन में किस बिहार के नेता ने जो है सक्रिय भूमिका निभाई और उन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? अब मान लीजिए इस पूरे इतिहास के बारे में आपको जीरो पता हो, कुछ भी नहीं पता हो, क्योंकि बहुत सारे नेताओं ने सक्रिय योगदान दिए थे। आपको जवाब देना है सिर्फ एक कीवर्ड से, बिहार केसरी के नाम से कौन जाना जाता है। और ये अगर आप बिहार स्पेशल पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए बच्चों सा ही प्रश्न है कि बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते थे। ऑप्शंस को देखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, राम मनोहर लोहिया।
पहले इनका संबंध वैसे बिहार से नहीं है, राम मनोहर लोहिया जो है इनका जन्म बिहार में नहीं हुआ है, याद रखिएगा। तो याद रखिए बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे श्री कृष्ण जी, जो पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। श्री कृष्ण सिंह जो थे वो बिहार केसरी या बाबू सिंह के नाम से भी जाने जाते थे, ये उपनाम दिए गए थे। तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? यानी जब 1917 में चंपारण में जो किसानों को नील की मांग को लेकर जो विद्रोह हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी गए थे, क्योंकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिलते हैं और चंपारण में जो किसानों की समस्या है नील की खेती को लेकर, उनसे उन्हें परिचित कराते हैं। महात्मा गांधी बिहार जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो उन्हें किसानों से मिलने नहीं दिया जाता है, पर आग्रह करने के पश्चात जब वो कृषकों से मिलते हैं, फिर उनकी सिचुएशन को समझते हैं कि उन्हें क्या परेशानियां हैं नील को लेकर, क्या जो है जो अंग्रेज है उनके साथ कैसा रवैया करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि इस प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे पर समाधान के लिए, यानी इसका समाधान किसके तहत निकला? ऑप्शंस को देखें कि महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया गया। क्या ऐसा कभी आपने पढ़ा कि चंपारण आंदोलन में जब गए तो महात्मा गांधी को वहां का गवर्नर नियुक्त किया गया? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया और मार्शल लॉ लगाया गया। क्या ऐसा करने से कोई, अगर आप कानून लगा देंगे तो क्या उससे समाधान निकल जाएगा? कानून या जो है कर्फ्यू लगाया जाता है ताकि जो आंदोलन है और ज्यादा न बढ़ जाए और आक्रोशित न हो जाए, इससे समाधान नहीं निकल सकता, तो ये भी गलत है। चंपारण कृषि समिति की स्थापना की, चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था, बल्कि महात्मा गांधी के योगदानों की वजह से वहां पर चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की स्थापना हुई थी और इसी कमेटी के निर्णय के आधार पर समाधान ढूंढा गया था। तो ऑप्शन सी इज राइट। चंपारण कृषि समिति की स्थापना जो की गई, उसी से वहां के जो कृषक थे उनके समाधान ढूंढे गए थे। जी बिल्कुल, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। फिर से है सूची को मिलान करना, ध्यान से। भारत सेवक समाज वही सर्वेंट ऑफ इंडिया जो सोसाइटी थी उसको हिंदी में कहा जाता है भारत सेवक समाज। तत्वबोधिनी सभा, आत्मीय सभा, एक तरफ नाम दिए हैं जो संस्थापक है देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, राजा राम मोहन राय लिखा हुआ है, और केशव चंद्र सेन। आपको एक तरफ 3 ही दिए गए हैं और एक तरफ 4 दिए गए हैं, यानी एक कोई जो है वो सही नहीं होगा। तरुण, आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और क्यों किया था? युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, राजनीतिक अधिकारों को बताने के लिए, अपने हक के लिए उन्होंने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जून 1905 में की थी गोपाल कृष्ण गोखले। यानी ए का दूसरा होगा, ए का दूसरा 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन को हमने आसानी से एलिमिनेट कर लिया। तत्वबोधिनी सभा कब स्थापित हुई थी? 1839 की 1839 में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि राजा राम मोहन की मृत्यु के पश्चात जो ब्रह्म सभा था उसकी देखरेख जिनके संरक्षण में था वो थे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना उन्होंने ही की थी और एक पत्रिका भी निकाली थी बाद में। आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा 1915 में, सॉरी 1815 में, 19 नहीं, गलती हो गई, 1815 में एकेश्वरवाद के प्रचार के लिए। आत्मीय सभा का क्यों किया गया था? एकेश्वरवाद के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि जो राजा राम मोहन राय थे वो एक ईश्वर, एक ब्रह्मा को मानते थे। उनका कहना था कि जो दुनिया है एक ही ब्रह्म है
और उन्होंने कहा कि हर धर्म से हमें जो है अच्छाइयों को अपनाना चाहिए, और अगर कोई धर्म जो है अच्छाइयों को नहीं अपना सकता तो उस धर्म को जो है वो खत्म कर देना चाहिए, अगर वो अच्छाई को नहीं एडप्ट कर सकता तो उन्होंने एकेश्वरवाद के प्रचार के लिए 1815 में जो है आत्मीय सभा का गठन किया था। केशव चंद्र सेन का संबंध है कि जब पहली बार केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य जो है ब्रह्म समाज को लेकर विवाद होता है, तो ये अलग होकर आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं 1866 में जाकर। तो हमारा जो सही आंसर होगा दो के बाद जो होगा 1 2 1 3, ऑप्शन ए इज राइट। कितने लोगों का जवाब ए आया है? तरुण प्लीज सी ए अगर आपने दिया है जवाब इसका 33 का तो सही है। इसके अलावा 6 अक्टूबर, अच्छा तरुण, हाँ 13 अक्टूबर 1839 में किया गया था, बहुत सही। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? यानी स्वतंत्रता सेनानी अंबाबाई का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? ऑप्शंस को देखिए, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। अंबाबाई का संबंध जो था साउथ से था, तो एक हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, मध्य देश। अंबाबाई की शादी हुई और शादी के कुछ सालों पश्चात उनके पति की जो है मृत्यु हो जाती है, वो विधवा हो जाती है, उनके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो जो है स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देती हैं। जो कपड़ा और शराब को लेकर बहिष्कार किए गए थे, इनमें जो है इनका योगदान अतुलनीय माना जाता है। और अंबाबाई का जो संबंध है वो मैसूर से था, यानी इनका संबंध कर्नाटक से होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट। 34 का जो है आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पी लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, जे एंड्रयू, इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कि मार्च जो है 1946 में जो है आता है, वो कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आते हैं। इटली के गठन में जो लेबर पार्टी उस समय थी, उन्होंने जो है एक कैबिनेट मिशन भारत में भेजा था, तो उसमें 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। उनमें से एक थे पी लॉरेंस, बिल्कुल सही है, एक थे एवी अलेक्जेंडर, एक थे जिनका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ये जो थे नहीं थे, तो इनमें से सदस्य नहीं पूछा गया हमसे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य में जे एंड्रयू जो थे शामिल नहीं थे, पी लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे शामिल थे। कब आया था भारत कैबिनेट मिशन? तो याद रखिएगा मार्च 1946 में। नेक्स्ट, सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत, वॉल्वी जो थ्योरी होती है, सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की। उपर्युक्त विचार किस नेता के थे? यानी ये जो कथन है किस नेता के थे? जी बिल्कुल, जे एंड्रू जो थे नहीं थे। सी राजगोपालाचारी के, लाला लाजपत राय के, विपिन चंद्र पाल के, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत की बात हुई तो लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? सूरत अधिवेशन 1907। आप जानते हैं कि सूरत अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन में एक इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, लेकिन इस समय क्या हुआ था, कांग्रेस जो है 2 भागों में, कांग्रेस का जो है विभाजन हुआ था, उदारवादी और उग्रवादी अलग हो गए थे, और इसकी अध्यक्षता की गई थी रास बिहारी घोष द्वारा। गया जो अधिवेशन 1922 का है, बिहार में आयोजित अधिवेशनों में से एक है, बहुत खास ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कराची अधिवेशन 1931 जिसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने, और इसी अधिवेशन में याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी इज राइट, कराची अधिवेशन। और इससे पहले एक अधिवेशन जो इंपॉर्टेंट है 1829 का अधिवेशन, जो लाहौर अधिवेशन है, जवाहरलाल नेहरू ने जिसकी अध्यक्षता की थी।
आज के सेशन में यानी 69th का जो बीपीएससी पेपर हुआ था, लगभग हम हिस्ट्री के तीनों पार्ट और बिहार हिस्ट्री टोटल मिलाकर देखें तो 37 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बीपीएससी के एग्जाम में हिस्ट्री जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहा है। मान लीजिए कि 150 में से अगर 30+ प्रश्न किसी सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं तो उसका जो है महत्व बहुत अधिक है आपके एग्जामिनेशन में। और वैसे भी बीपीएससी में 4 ही मुख्य पिलर है, हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस और बिहार स्पेशल। इस पर जिसकी पकड़ अच्छी है वो आसानी से जो है मेंस दे सकते हैं, क्योंकि इनके प्रश्नों की पूछे जाने की संख्या जो है सबसे अधिक होती है। तो ऐसे ही हम लगभग पिछले 5 वर्षों के यानी 65 तक के जितने भी हिस्ट्री से और बिहार स्पेशल से पूछे गए प्रश्न होंगे उन्हें कर लेंगे, विस्तार से चर्चा कर लेंगे, ताकि एक आइडिया रहे कि किस तरह के प्रश्न जो है हमसे पूछे जा सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के जो भी प्रश्न होंगे वो उन सब्जेक्ट के जो टीचर हैं वो आपको कराएंगे।